Hello everyone, welcome back in the economics series and today is lecture number 5. So कल कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्लास हमने कुछ यहाँ तक टॉपिक कवर किए थे। कल हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं मैं भी बता देती हूँ आपको। हमारा टॉपिक कल क्या था? नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ये हमने कर लिया था। क्या था नेशनल इनकम अकाउंटिंग? दोबारा से जल्दी जल्दी रिकॉल कीजिए सब। एक टेक्निक थी इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर करने के लिए, राइट। उसके बाद फिर हमने क्या किया था? नेक्स्ट हमारा क्या था? फिर जीडीपी में हमने क्या क्या पढ़ा था? जीडीपी क्या था? मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, दैट वाज जीडीपी। डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होता है? पॉलिटिकल बाउंड्री, एम्बेसीज, फिर कंसुलेट्स, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल, ऑयल रिग्स, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। फिर इसमें और हमने क्या किया था? नेक्स्ट, फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से और कब तक? 31 मार्च तक। नेक्स्ट हमारा क्या था? फिर हमने जीएनपी को कवर किया था, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी में हमने क्या पढ़ा था? ये क्या है कि जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है किसी नेशनल के द्वारा, यहाँ पर टेरिटरी की बात नहीं हो रही थी। जीडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंस था आपका? जीडीपी में हम क्या बोलते हैं कि किसी भी एक टेरिटरी के अंदर, ये टेरिटरी है सपोज इंडिया की, तो इस डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसी के मनी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? जीडीपी। किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में, और फाइनेंशियल ईयर आपको पता ही है क्या होता है। लेकिन जीएनपी में हमने क्या किया था? जीएनपी क्या होता है कि टोटल प्रोडक्शन हो रहा है नेशनल के द्वारा। जैसे ये हमने यहाँ पे कवर किया था कि ये रेजिडेंट है कोई इंडिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, और ये भी इंडिया का ही रेजिडेंट है, बट ये इंडिया की एक डोमेस्टिक टेरिटरी है। ये क्या है? एक डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो इस डोमेस्टिक, तो नेशनल के द्वारा जितना भी प्रोडक्शन होगा उसी के मनी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? जीएनपी। तो जीएनपी में क्या क्या बोला था हमने? जीएनपी किसके इक्वल आ जाता है? ए, अगर ये इनकम यहाँ रेजिडेंट अपनी टेरिटरी में अर्न कर रहा है, और बी क्या है? हमारा ही रेजिडेंट है, कोई हमारे ही देश का नेशनल है बस, बट किसी बाहर फॉरेन कंट्री में है, तो ये उसके द्वारा अर्न की गई इनकम है बी। तो जीएनपी में क्या आ जाएगा आपका? ए प्लस बी, राइट। और जीडीपी में क्या आ जाएगा? जीडीपी में किस चीज की बात होती है? प्रोडक्शन कहाँ पर होनी चाहिए? इस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। और इस डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन कौन इनकम अर्न कर रहा है? बताया था ना कल पूरा हमने। ए रेजिडेंट के द्वारा, और नॉन रेजिडेंट की इनकम कितनी है यहाँ पर? सी। तो जीडीपी कितना आ गया था आपका? ए प्लस सी। ये कल मैंने सारा आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये समझाया था। तो जिसने ये लेक्चर नहीं देखा है, आप लेक्चर नंबर 4 पर जाइए और वहां पर आप ये सारे टॉपिक आराम से दोबारा देख सकते हैं। जीडीपी, जीएनपी, इसके बाद फिर और क्या कवर किया था हमने? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कितने होते हैं टोटल? 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड फोर्थ इज एंटरप्रेन्योरशिप। रिटर्न में क्या मिलता है? लैंड से रेंट आता है, लेबर से क्या आता है रिटर्न में? वेजेस, कैपिटल से इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योरशिप से प्रॉफिट। ऑल राइट। फिर हमने क्या देखा था उसके बाद? नेशनल इनकम के कुछ एग्रीगेट देखे थे। सबसे फर्स्ट में क्या था इसमें? ग्रोस वर्सेस नेट। और ग्रोस और नेट में रिलेशन क्या था? नेट इक्वल ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन। ये कल आपको एग्जाम्पल से सब कुछ अच्छे से बता दिया था। उसके बाद फिर क्या था हमारा नेक्स्ट? फिर ये जीडीपी और जीएनपी में जीडीपी प्लस एनएफआईए। एनएफआईए क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था जब ये जीएनपी वाला कंसेप्ट मैंने यहाँ पर ये आपको बता दिया था। जीएनपी वाला कंसेप्ट जब मैंने आपको समझाया था कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ये क्या होता है, लेक्चर फॉर्म में ये सब कवर है। उसके बाद फिर डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल। इसमें डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल में क्या बताया था आपको? रिलेशन डोमेस्टिक प्लस वही सेम एनएफआईए इक्वल नेशनल। यहीं से फिर हमने
कुछ ये देखे थे कि लाइक अगर एनडीपी से हमें जीएनपी पे जाना है तो क्या करेंगे हम। एन क्या था आपका, नेट था। जी क्या है, ग्रोस है। नेट से ग्रोस कैसे बनेगा, ये ग्रोस है और ये नेट है। क्या करेंगे हम, नेट में किस चीज को ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन को। तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल ग्रोस आ जाएगा आपका। तो एन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया। फिर क्या था हमारा, ये डोमेस्टिक था। डोमेस्टिक से हमें क्या चाहिए था, नेशनल चाहिए था। तो क्या करना होता है, डोमेस्टिक प्लस NFIA इक्वल नेशनल। तो यहाँ आपने क्या ऐड किया, ये NFIA को ऐड कर दिया। तो आपका रिलेशन क्या बन गया था, ये रहा। कहाँ लिखा होगा, ये लिखा था हमने यहाँ पर, ये रहा। NDP प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA इक्वल क्या बना था, ये आपका GNP। फिर आपका नेक्स्ट हमने ये किया था, GDP से हमें क्या लाना था, NNP। कैसे किया था ये हमने, GDP माइनस, देखिए क्या था यहाँ पर, ये क्या है, ग्रोस। ग्रोस है ये क्या है यहाँ पर, नेट। ग्रोस से नेट कैसे आता है, ये ग्रोस है और ये नेट है। नेट में क्या ऐड करना होता है, डेप्रिसिएशन। बट यहाँ तो यहाँ ग्रोस से नेट पर जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है हमें, ग्रोस से नेट पर। तो क्या करेंगे, क्या आ जाएगा, ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल नेट। हमने क्या किया यहाँ पर, इसीलिए ग्रोस माइनस क्या कर दिया हमने, डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्या चाहिए था फिर हमें, ये क्या है आपका डोमेस्टिक, और यहाँ पर ये क्या है, नेशनल। डोमेस्टिक और नेशनल का रिलेशन हमने क्या पढ़ा था, ये डोमेस्टिक प्लस NFIA इक्वल नेशनल। तो क्या करेंगे फिर, इसमें हमें क्या करना था, ये NFIA को आप ऐड कर दो। तो डोमेस्टिक में NFIA को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, नेशनल। तो क्या बनेगा ये कंप्लीट, GDP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA इक्वल NNP। आ गया आपको ये मैंने कल आपको सारा अच्छे से कवर करा दिया था। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कहाँ से स्टार्ट होना था। देखिए हम क्या कवर कर रहे हैं, ये आप ध्यान से देखिए। हम नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स को कवर कर रहे हैं यहाँ पर, नेशनल इनकम के डिफरेंट एग्रीगेट्स को। जैसे फर्स्ट हमने क्या कवर किया था, ग्रोस वर्सेस नेट। फिर हमने सेकंड क्या कवर किया, डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल। अब हम थर्ड क्या कवर करेंगे, थर्ड आएगा हमारा मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एक और फैक्टर प्राइस। अच्छा, मार्केट प्राइस से आपको क्या समझ आ रहा है, मार्केट प्राइस कोई नई टर्म नहीं है, हम पहले भी बहुत बार सुन चुके हैं। नॉर्मली भी हम अपनी डेली यूज में हम चीजें खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो क्या किस प्राइस पर खरीदते हैं हम कोई भी सामान, मार्केट प्राइस पर ही खरीदते हैं ना। तो मार्केट प्राइस क्या है, कोई भी प्राइस जो कंज्यूमर ने पे किया है मार्केट में। सपोज आपने कोई चिप्स का पैकेट लिया है, अब चिप्स के पैकेट को लेने के लिए, अब सपोज आपने 10 रुपीज़ का लिया है, तो आप ये क्या करोगे, जब आप खरीदने जाओगे तो ये 10 रुपीज़ आप पे करोगे। तो ये 10 रुपीज़ क्या है जो आपने पे, आप क्या है, आप कंज्यूमर है ना, जो कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर है। कंज्यूमर ने कितने रुपए पे किए यहाँ पर, 10 रुपीज़। तो ये क्या हुआ, 10 रुपीज़ उसका मार्केट प्राइस हुआ। ऑल राइट। और फिर ये फैक्टर कॉस्ट क्या है, फैक्टर प्राइस कुछ याद है, कल हमने जो कवर किए थे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने थे टोटल, फैक्टर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे टोटल, सॉरी जस्ट ए मिनट, कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, हमने 4 किए थे। क्या क्या थे, रिकॉल कीजिए जल्दी से, क्या क्या किया था हमने, क्या था, लैंड था, और क्या था, लेबर, फिर क्या था, कैपिटल, एंड फोर्थ क्या था, एंटरप्रेन्योरशिप। ऑल राइट। तो ये क्या थे, हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे। तो फैक्टर प्राइस क्या होता है, जो पेमेंट किया जाता है इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए। पेमेंट किस फॉर्म में होता है वो, लैंड के लिए क्या होता है, जैसे वेज, लैंड के लिए क्या होगा, रेंट होगा। लेबर है तो क्या होगा, वेजेस।
कैपिटल में इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप में प्रॉफिट, ये रिटर्न आता है ना, इससे इसी फॉर्म में करेंगे ये। तो फैक्टर प्राइस क्या होगा आपका? व्हाट इज फैक्टर प्राइस? जस्ट ए मिनट गाइस, थोड़ा सा साउंड आ रहा है बाहर से, एक मिनट। ऑल राइट, सो क्या कर रहे थे हम? फैक्टर प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। तो क्या होता है फैक्टर प्राइस? लिख लेते हैं हम थोड़ा सा, क्या क्या आ जाएगा फैक्टर प्राइस में। फैक्टर प्राइस में होगा आपका पेमेंट मेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं टोटल? क्या किया था हमने यहाँ पे, कितने थे? 4 थे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो फैक्टर प्राइस क्या होता है आपका कि जो जितना भी पेमेंट आप इसमें ये पेमेंट पे किया जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसका फैक्टर प्राइस बोलते हैं और फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे? फैक्टर प्राइस के एग्जांपल्स क्या क्या होंगे? लाइक वेज, रेंट, समझ आ रहा है ना आपको अभी? वाई आई एम राइटिंग वेज, रेंट, फिर क्या आएगा? और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा आपका प्रॉफिट। ऑल राइट, फिर आपका आता है इधर एग्जांपल क्या आ जाएंगे? मार्केट प्राइस आपको समझ आ गया क्या है मार्केट प्राइस? आपको पता तो है इसका मतलब कि क्या होते हैं। कैसे क्या लिखेंगे फिर हम इसको कि प्राइस मेड बाय, सॉरी पेड बाय, नॉट मेड बाय। कंज्यूमर प्राइस पेड ही पे ही करेगा ना, सो प्राइस पेड बाय कंज्यूमर्स। कंज्यूमर किस चीज के लिए प्राइस पे करेगा? फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ऑल राइट, गुड्स आपको पता है ना, व्हाट इज गुड्स, सर्विसेज, दोनों में डिफरेंस पता है? क्या क्या आएगा? तो प्राइस पेड बाय कंज्यूमर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। क्या बोलते हैं इसी को हम? अच्छा, ये दोनों एक ही, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ये हमने यहाँ फैक्टर प्राइस का कवर किया था और ये क्या है आपका? मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस क्या है? कंज्यूमर जितना भी प्राइस की पे कर रहा है किसी भी कमोडिटी को खरीदने के लिए मार्केट में, उसी को हम क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस। आई होप ये अब आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट फिर आपका आता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए देखिए। शॉप है, शॉप अगर है, शॉप से क्या आएगा? रेंट आएगा, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको? फैक्टर प्राइस के। ये बताया था ना आपको, रेंट, रेंट कहाँ से आ रहा है? सपोज शॉप से रेंट आ रहा है। फिर आपका लाइक लोन है, लोन से क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। सो दीज आर सम, ये फैक्टर प्राइस के एग्जांपल है कि फैक्टर प्राइस में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। अब हम देखते हैं कि इसमें रिलेशन क्या है आपस में। जो आपका मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट है, इसमें एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन आएगा इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, देखते हैं हम क्या है रिलेशन। चलिए, आपका रिलेशन है मार्केट प्राइस इक्वल फैक्टर कॉस्ट प्लस, समझाती हूँ मैं भी आपको एक बार कि हम ऐसे इसको क्यों ऐड कर रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ऑल राइट, सो मार्केट प्राइस इक्वल फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब फैक्टर कॉस्ट क्या है? पेमेंट, जितना भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जितना भी पेमेंट किया गया है
वो सब किस में आ जाएगा, आपका फैक्टर प्राइस में आ जाएगा, यानी कि फैक्टर कॉस्ट में आ जाएगा। अब देखिए, अगर आप कोई सामान मार्केट प्राइस, कैसे बनता है मार्केट प्राइस, अगर ये चिप्स हमने मार्केट में हमें 10 रुपए का मिल रहा है तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। इस चिप्स को बनाने के लिए कुछ फैक्टर कॉस्ट लगी है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है, लैंड का यूज हुआ है, लेबर का भी इस्तेमाल हुआ है, कैपिटल का, एंटरप्रेन्योरशिप का, फिर इसमें ये सब इंक्लूड हुआ है आपका क्या क्या, रेंट इंक्लूड हुआ होगा, वेजेस, इंटरेस्ट कितना हुआ और प्रॉफिट कितना मिला, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इसका फैक्टर कॉस्ट। अब क्या होगा, गवर्नमेंट कुछ टैक्स लगाएगी, कमोडिटी पे कोई भी अगर प्रोडक्ट होता है मार्केट से हम खरीदते हैं कुछ टैक्स लगता है, सब वो जीएसटी की फॉर्म में कुछ टैक्स लग रहा है, जीएसटी है। कोई सामान अगर जैसे एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी, ठीक है, एक्सेट्रा, तो इस टाइप के क्या है, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। और हो सकता है गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी भी दे दी, तो हमें सब, आप अगर मैं कोई एग्जांपल लेके चलूँ इसका, सपोज को किसी भी कमोडिटी का मार्केट प्राइस अगर 110 हमने ऐसे पे किया, इस 110 में से हमने मान लिया कि फैक्टर कॉस्ट कितना था उसका, 100 रुपीज़, 100 नहीं 90 ले लेते हैं, 90, और टैक्स मान लेते हैं 10 है, और 10 ही मान लेते हैं सब्सिडी दे दिया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये आपका इसको 20 ले लो, नहीं तो कंफ्यूजिंग लगेगा, दोनों में 10 10 हो गया, ये ले लीजिए आप, ठीक है। तो कितना बन गया आपका ये, 100 बन गया ना ये, तो तब आपका, राइट, तो देख लीजिए अब। अच्छा, अब ये जो 90 रुपये हैं ये किसके पास गए, फैक्टर कॉस्ट है क्योंकि ये किसके पास जाएगा, प्रोड्यूसर के पास, जिसने सामान को प्रोड्यूस किया है। और ये जो 20 रुपीज़ हैं ये किसके पास जा रहे हैं, किसके पास जाएंगे 20 रुपीज़, क्या है ये 20, क्या था ये, टैक्स था, तो टैक्स किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा, ये तो प्रोड्यूसर के पास नहीं जाएगा। और ये 10, 10 क्या है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है प्रोड्यूसर को, ये प्रोड्यूसर को सब्सिडी मिली, इस सब्सिडी मिलने की वजह से क्या हुआ, मार्केट प्राइस थोड़ा सा कम हो गया, तो सब्सिडी क्यों दे रहा है गवर्नमेंट, ताकि प्राइस को कम किया जा सके। तो आपका मार्केट प्राइस का अब आपको समझ में आ रहा है मार्केट प्राइस का कैसे कैसे ये रिलेशन बन रहा है हमारा, क्या रहा है, मार्केट प्राइस इक्वल फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। आप ये रिलेशन बार बार अपनी नोटबुक पर लिखिए ताकि आपको ये याद हो जाए अच्छे से। क्या है दोबारा बताइए जल्दी से, मार्केट प्राइस इक्वल फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इसमें कंफ्यूज मत होना ये एमपीएफसी क्या है। ऑल राइट, थर्ड आपको आ गया ये अच्छे से समझ में, क्या दोनों में डिफरेंस है, मार्केट में और फैक्टर कॉस्ट में, और इनका रिलेशन क्या है आपस में। नेक्स्ट आगे चलें, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अब अगर हमें जीडीपी को देखना हो, जीडीपी तो आपको पता है क्या होता है जीडीपी, तो अगर हमें जीडीपी को लेके चलना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, क्या क्या बन जाएगा उसका भी रिलेशन। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, ये जो हमने रिलेशन लिखा है अभी, मार्केट प्राइस इक्वल फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, क्या लिख सकते हैं आप इसको, मार्केट प्राइस इक्वल फैक्टर कॉस्ट प्लस, इसको मैं क्या ले लूँ, ये जो इतना हमारा आया है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, क्या ले लिया हमने इसको, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, राइट, यानी कि टैक्स, टैक्स में से सब्सिडी को हटा दे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो आपका ये ऐसे बन जाएगा, फिर एमपी प्लस एफ सी इक्वल एनआईटी, एनआईटी क्या है आपका, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, लिख देते हैं ये, क्या है ये, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है क्या, और ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपका क्या है, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या लिया हमने, ये क्या था, ये इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ऑल राइट, ये क्या था आपका, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब कंफ्यूज नहीं होंगे ना, तो क्या बन गया आपका रिलेशन, मार्केट प्राइस इक्वल फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ये वाला पार्ट, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये चीज,
इसी को हम क्या ले रहे हैं, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है अब अच्छे से। इसमें अच्छा एक चीज और आती है, नेक्स्ट हमने ले लिया, अच्छा GDP। अब इस रिलेशन को GDP में करते हैं, GDP एट मार्केट प्राइस, किस क्या हो जाएगा ये, सेम यही है, ऐसे ही GDP एट फैक्टर कॉस्ट और प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ऑल राइट, आ गया आपको। तो GDP के साथ क्या बन गया रिलेशन आपका, GDP एट मार्केट प्राइस किसके इक्वल होगा ये, GDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अच्छा, जो GDP एट फैक्टर कॉस्ट है ये किस चीज के लिए होती है, क्या मेजर करती है ये, इससे हमें किस चीज का पता लगेगा, ग्रोथ के लिए, ग्रोथ को एस्टिमेट करेंगे हम इससे। और यहाँ से किस चीज का पता लगेगा, मार्केट प्राइस से ट्रांजेक्शन कितना हो रहा है इकोनॉमी में। ओके, फिर बाकी तो आपका है ही नेट इनडायरेक्ट टैक्स। हो गया आपको ये रिलेशन अच्छे से याद, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें। ऑल राइट, आगे चलते हैं फिर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, एक GDP एट मार्केट प्राइस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हमने मान लिया कि GDP फैक्टर कॉस्ट पे कितनी है हमारी, 1000 रुपीज है, और आप इनडायरेक्ट टैक्स मान लीजिए, इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 200 रुपीज, और सब्सिडी मान लीजिए आप 50 की क्या है सब्सिडी है। तो आपका GDP एट मार्केट प्राइस क्या आ जाएगा आपका, कैलकुलेट कीजिए, क्या क्या आएगा ये, GDP एट मार्केट प्राइस इक्वल फैक्टर कॉस्ट कितना है ये 100 है, तो 100 फिर प्लस क्या था NIT क्या होता है ये रहा NIT, क्या होता है ये, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना था आपका 200, सॉरी ये 1000 है, और माइनस क्या करना है इसमें से 50, तो कितना आ जाएगा आपका ये 1150 रुपीज। तो ये क्या आ गई आपकी GDP एट मार्केट प्राइस। तो क्या बताया मैंने आपको, GDP ये क्या मेजर करेगी, ट्रांजेक्शन कितनी है या फिर कंज्यूमर प्राइस कितना पे कर रहा है बेसिकली, है ना, मेजर्ड एट कंज्यूमर प्राइस, क्योंकि मार्केट प्राइस क्या है, GDP एट मार्केट प्राइस क्या है, इसका मतलब कि मार्केट प्राइस क्या था कि कंज्यूमर कितना प्राइस पे कर रहा है। तो GDP को बेसिकली हम मेजर कर रहे हैं कि कंज्यूमर कितना प्राइस पे कर रहा है उस चीज पर। और ये क्या है, GDP को यहाँ हम मेजर कर रहे हैं किस पर, फैक्टर कॉस्ट पर। फैक्टर कॉस्ट क्या था, प्रोड्यूसर की इनकम, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या इंक्लूड होते हैं, 4 के 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे इंक्लूडेड इसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फिर आगे। फिर आपका टॉपिक है करंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस, करंट प्राइस वर्सेस कांस्टेंट प्राइस, क्या है दोनों में डिफरेंस, आपको क्या लग रहा है इस वर्ड से, करंट से क्या लग रहा है, कांस्टेंट से क्या लग रहा है। अच्छा, करंट प्राइस क्या होता है, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू, गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को जब हम मेजर करते हैं किस पर, इस करंट प्राइस पर। करंट प्राइस मतलब ईयर ऑफ ट्रांजेक्शन में, जो ईयर चल रहा है उसी के ट्रांजेक्शन में एट करंट प्राइस। और करंट प्राइस से मतलब क्या है हमारा, सॉरी करंट ईयर प्राइस, एट करंट ईयर प्राइस। और एक करंट ईयर प्राइस क्या है, ईयर ऑफ ट्रांजेक्शन, जैसे अभी क्या चल रहा है आपका 2026, तो जो भी अगर हम इसी साल के हिसाब से हम कैलकुलेट गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को मेजर कर रहे हैं इसी साल में, तो उसको हम क्या बोलेंगे करंट प्राइस। लेकिन कांस्टेंट प्राइस में क्या आ जाएगा, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को मेजर कर रहे हैं एक कांस्टेंट प्राइस, यानी कि एक बेस प्राइस के हिसाब से, वैल्यूड एट, मतलब इसको हम मेजर कर रहे हैं किस पर, एक कांस्टेंट प्राइस पर। कांस्टेंट प्राइस से मतलब क्या बताया मैंने आपको, बेस ईयर प्राइस, क्या है ये बेस ईयर प्राइस।
सिंपल टर्म्स में समझो, कांस्टेंट प्राइस से मतलब क्या है, कोई बेस ईयर होगा पर्टिकुलर, लाइक हमने 2012 ले लिया, 15 ले लिया, तो कुछ बेस ईयर लिया है। करंट प्राइस क्या है, जो अभी हमारा ईयर चल रहा है, करंट ईयर जो चल रहा है, उसको हम उस पर अगर हम इनके प्राइसेस को मेजर कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, करंट प्राइस। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइस, और यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइस। आ गया आपको ये समझ में? चलिए, इसमें अब मेन चीज फिर आपकी आती है कि जब हम नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, अब आपका नेक्स्ट क्या आएगा फिर, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या है, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जीडीपी क्या था, जीडीपी की डेफिनेशन याद कीजिए सबसे पहले, जल्दी जल्दी, क्या डेफिनेशन थी जीडीपी की, टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एट मार्केट प्राइस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, राइट। तो वो क्या था आपका, जीडीपी। और ये अब यहाँ ये किसकी बात कर रहे हैं, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल से मतलब क्या होता है, क्या होता है नॉमिनल से मतलब, जब हम जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं किस प्राइस पर, करंट प्राइस पर, तो नॉमिनल को हम कहाँ कैलकुलेट करते हैं, एट करंट प्राइस। ओके, और रियल में क्या होगा, रियल को किस, रियल जीडीपी को, रियल को का मतलब क्या है, किस पर मेजर कर रहे हैं हम इसको, किसी कांस्टेंट प्राइस पर। ओके, पढ़ा था ना अभी हमने, करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस, वही है ये। सो नॉमिनल जीडीपी में क्या आएगा आपका, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री यूजिंग करंट प्राइस। किसका, किसके हिसाब से, करंट प्राइस के हिसाब से, जब हम टोटल मार्केट वैल्यू देख रहे हैं किसी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल मनी वैल्यू देख रहे हैं हम उसको, बट यहाँ किस हिसाब से देख रहे हैं, करंट प्राइस पर देख रहे हैं, तो हम इसी को क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी। तो क्या बन जाएगा ये, कैसे, क्या लिख सकते हैं हम इसको, तो नॉमिनल जीडीपी इक्वल किसके इक्वल आएगा ये, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन ईयर और इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन दैट ईयर, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन दैट ईयर, इसी, तब हमारी क्या आ जाएगी, नॉमिनल जीडीपी। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन ईयर, किसी भी साल में कितना प्रोडक्शन हुआ है, बेसिकली इससे मतलब ये है, किसी भी एक साल में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, और जो प्रोडक्शन हुआ है उस साल में उसका प्राइस कितना रहा होगा, तो इसी के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी। नेक्स्ट फिर आपका आता है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होगा, टोटल वही सेम कि टोटल मार्केट वैल्यू कितनी है गुड्स एंड सर्विसेज की, जो प्रोड्यूस हुए हैं एक साल में, और ये हम किसके हिसाब से निकाल रहे हैं, किसी भी बेस ईयर प्राइस पर, किसी बेस ईयर प्राइस में जो टोटल वैल्यू है, टोटल मनी वैल्यू है, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, उसी को हम उसको क्या बोलते हैं उसका रियल जीडीपी। जीडीपी आपको अच्छे से पता है क्या है, बस जीडीपी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं किस पर, एक कांस्टेंट प्राइस पर, उसी को हम क्या बोलेंगे, रियल जीडीपी। जीडीपी कैलकुलेट हो रही है किस पर, किसी कांस्टेंट प्राइस पर। नॉमिनल जीडीपी में क्या हो रहा है आपका, कि जीडीपी कैलकुलेट हो रही है किस पर, किसी करंट ईयर प्राइस पर, जो उस पर्टिकुलर ईयर में प्राइस चल रहा है, जब उस प्राइस पर जीडीपी कैलकुलेट होगी तो दैट इज नॉमिनल जीडीपी। लेकिन रियल जीडीपी में क्या है, कोई कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस से मतलब क्या है, कोई बेस ईयर प्राइस है, कोई एक साल फिक्स कर दिया कि जिसके हिसाब से जीडीपी को कैलकुलेट किया जा रहा है, सो दैट इज रियल जीडीपी। अच्छा, ये जीडीपी क्या होगी, क्योंकि बेस ईयर, किसी पर्टिकुलर बेस ईयर को लेके चल रहे हैं, तो ये क्या होगी, इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी होगी, इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लेगी, और क्या रिफ्लेक्ट करेगी ये, कि किसी भी फिजिकल आउटपुट में रियल चेंज क्या आ रहा है, क्योंकि हम कैसे देखेंगे
कि सपोज 2012 में जीडीपी कुछ मान लेते हैं कुछ ऐसे कि 10,000 थी, बहुत कम है ये, इससे तो बहुत ज़्यादा होती है जीडीपी, बस हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। और ये चेंज होके 2025 में आप मान लीजिए कि ऐसे ये 3,000 हो गई। तो आप समझ रहे हैं, तो इससे क्या पता लग रहा है कि आउटपुट में टोटल चेंज कितना आया है। हम चीज़ों को किस हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, एक बेस ईयर पर लेके कि बेस ईयर पे इतना था और अभी कितना हो गया है, इतना हो गया है, तो चेंज कितना आ गया है, एक चेंज को रिफ्लेक्ट कर रही है ना ये। सो इसीलिए क्या हो गया, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। ऑलराइट, आ रहा है आपको ये समझ में क्या है इसमें। ये एग्जांपल ले, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, हमने मान लिया ये ईयर ले लेते हैं 2019 का ले लेते हैं, 20 का ले लेते हैं। ओके, सो प्रोडक्शन मान लिया कि 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ भी 100 यूनिट्स का ही प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ हमने मान लिया करंट प्राइस ले रहे हैं, तो करंट प्राइस 10 था और कांस्टेंट प्राइस कितना है, कांस्टेंट प्राइस भी 10 ही ले लेते हैं। चलिए, तो आपकी जीडीपी कितनी आ जाएगी, करंट ईयर प्राइस पे कितनी आएगी जीडीपी। जीडीपी का क्या पढ़ा था आपने फॉर्मूला, यहाँ देखिए क्या था कि जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है और प्लस उसका मल्टीप्लाई करना है किससे, उसका प्राइस कितना है। अच्छा, ऐसे ही ना रियल जीडीपी का भी फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इसका भी ऐसा ही होगा कि जितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी, बेस ईयर प्राइस की। सेम ऐसे इसका भी आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी ये आ गई, आपकी हमने ले ली है नॉमिनल जीडीपी, और यहाँ पर हम ले लेते हैं रियल जीडीपी। ओके, सो नॉमिनल जीडीपी कितनी आ गई आपकी, ये क्या है, 100 यूनिट्स बने हैं, ये क्या था करंट प्राइस, और ये है कांस्टेंट। अलग ले लो कुछ, इसको 10 ही है तो फिर कम ले लो चाहे थोड़ा सा, ये 8 ले लेते हैं चलो। तो कितना हुआ ये आ गया आपका कितना, 100, सॉरी 1000, और कांस्टेंट प्राइस पे कितनी आ जाएगी, देखिए ये यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है तो यही रहेगा 100 ही, लेकिन प्राइस कितना है 8, तो कितनी आ गई है आपकी 800, सॉरी कितनी आ गई आपकी ये 800 आ गई। ओके, तो ऐसे ही आप इधर ले लीजिए, यहाँ भी ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगी। 100 है ये, करंट प्राइस आप कुछ 15 मान लीजिए, ये 10 ले लेते हैं इस बार। तो नॉमिनल जीडीपी कितनी आएगी आपकी, ये यूनिट्स हैं और करंट ईयर का प्राइस कितना रहा है 15, तो कितनी आ जाएगी आपकी 1500। ओके, रियल कितनी आएगी, कांस्टेंट प्राइस कितना है 10 है, यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस हो रही है 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं इस पर्टिकुलर ईयर में, तो कितनी आ जाएगी 100, और इसमें किसकी, और कांस्टेंट ईयर का प्राइस कितना था, ये 10 था, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया आपका 1000 आ गया ये। ओके, आ गया अब आपको अच्छे से समझ में ये। रियल जीडीपी क्या है, जब जीडीपी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे किसी बेस ईयर प्राइस पर। ओके, और नॉमिनल क्या है, जब जीडीपी की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं हम किस पर, एक करंट ईयर प्राइस पर। ओके, और रियल में क्या है, किस पर कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी बेस ईयर प्राइस पर, कांस्टेंट ईयर प्राइस पर। अच्छा, ये बेस ईयर क्या है, बेस ईयर भी होगा ना कि बेस ईयर लेना क्या है, इसकी भी कुछ क्राइटेरिया रहता है कि बेस ईयर क्या होना चाहिए। तो बेस ईयर का क्या क्राइटेरिया है आपका, बेस ईयर क्या होना चाहिए, देखिए जो बेस ईयर है वो एक नॉर्मल ईयर होना चाहिए। नॉर्मल ईयर होने से क्या मतलब है यहाँ पर, कि वो नॉर्मल ईयर होना चाहिए, लाइक कोई वॉर वाला ईयर ना हो, कुछ ऐसा साल ना हो जिसमें कुछ पेंडेमिक आ गया। ओके, तो एक नॉर्मल साल होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है और क्या कंडीशंस हैं इसकी, कोई लेटेस्ट ईयर हो, बहुत ज़्यादा पुराना भी ना हो, है ना, थोड़ा सा लेटेस्ट हो। फिर और क्या है, इस पर्टिकुलर ईयर का रेलिवेंट डेटा भी अवेलेबल होना चाहिए। ओके, तो एक रेलिवेंट डेटा भी अवेलेबल होना चाहिए। इसका मेन चीज़ तो इसमें सबसे यही है कि कोई वो एक नॉर्मल ईयर होना चाहिए। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और डिफ्लेटर में क्या रिलेशन है। ओके,
तो क्या बन गया ये आपका रियल जीडीपी किसके इक्वल है, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर, और इसी को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से। तो ये क्या आ जाएगा आपका रियल जीडीपी आ जाएगा। ऑल राइट। फिर आपका आता है, अच्छा जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, इसमें एक नई टर्म आई ना, आ गई ना यहाँ पर, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होगा, क्या करता है ये मेजर, जीडीपी डिफ्लेटर बेसिकली, चलिए जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। आपका जीडीपी डिफ्लेटर क्या मेजर कर रहा है, ये मेजर करेगा जनरल प्राइस इन्फ्लेशन को, यानी कि प्राइस में कितना इन्फ्लेशन हुआ। इन्फ्लेशन क्या होता है, कितनी महंगाई हुई। इन्फ्लेशन भी अपने आप में एक प्रॉपर चैप्टर है, टाइप्स हैं इसके भी, वो हम आगे जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसमें वो हम वहां से कवर करेंगे पूरा। तो जीडीपी डिफ्लेटर में क्या आ गया, जनरल प्राइस इन्फ्लेशन कितना हो रहा है। ये क्या है, थोड़ी डिफ्लेटर थोड़ी सी ना ब्रॉडर टर्म है, ये ब्रॉडर और कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है इन्फ्लेशन का। दो आप ना आगे नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे, दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बारे में। ये भी क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को ही बेसिकली दिखाते हैं, मेजर करते हैं। जैसे जीडीपी डिफ्लेटर है ना, ये क्या कर रहा है, मेजर ऑफ जनरल प्राइस इन्फ्लेशन। ओके, सिमिलरली सीपीआई डब्ल्यूपीआई का भी ऐसा ही है, लेकिन ये उनसे थोड़ा ज्यादा ब्रॉडर है जीडीपी डिफ्लेटर। और क्या होगा इसमें, इसमें ना सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं, ये सर्विसेज को भी इंक्लूड करेगा जीडीपी डिफ्लेटर, इंक्लूड्स सर्विसेज। और क्या इंक्लूड होगा इसमें, प्राइसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का जो प्राइस होगा वो भी इंक्लूड होगा इसमें। और क्या इंक्लूड हो जाएगा, गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज, एंड एक्सपोर्ट्स। ओके, कौन इसको रिलीज कौन करता है, जीडीपी डिफ्लेटर को, ऑल राइट, मोएसपी इसको रिलीज करती है। सो जीडीपी डिफ्लेटर का और इसका रिलेशन क्या आया आपका, क्या रिलेशन आया इसका, कि रियल जीडीपी इक्वल नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100। और जीडीपी डिफ्लेटर क्या मेजर करता है, किसी जनरल प्राइस में कितना, मेजर ऑफ जनरल प्राइस इन्फ्लेशन, प्राइस में कितना इन्फ्लेशन हुआ ये उसको मेजर करेगा जीडीपी डिफ्लेटर। ओके, अच्छा यहाँ से हम एक और क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से जीडीपी डिफ्लेटर का निकाल सकते हैं ना, क्या आ जाएगा, जीडीपी डिफ्लेटर, सॉरी क्या आ जाएगा आपकी ये वैल्यू, इक्वल नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी और मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर हमें जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू निकालनी है और आपके पास नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी गिवन है, तो आप क्या कर सकते हैं, डिफ्लेटर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना हम उसकी वैल्यू को। तो करें इसी का एक कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए हम इसका, एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने ऊपर किया था ना ये देखिए आपकी यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी कितनी थी, ये 1000 थी, रियल कितनी थी आपकी, ये 800 थी। डिफ्लेटर आ जाएगा यहाँ से, कैसे आएगा, नॉमिनल उसके अपॉन में क्या कर देंगे आप, रियल जीडीपी को कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ से किस चीज की वैल्यू आ जाएगी, डिफ्लेटर की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो गाइज, आपको क्या करना है, आज की क्लास में हमें इतने ही टॉपिक कवर करने थे, ये कल की क्लास के ही कंटिन्यूएशन में थे, हमने नेशनल इनकम अकाउंटिंग टॉपिक को कवर किया है।
उसी की कंटिन्यूएशन में ये सारे टॉपिक्स थे। तो मैंने आपको बताया भी था कि आप देखिए अभी क्या हो रहा है कि क्योंकि ना नीट के एग्ज़ाम की वजह से अभी टेलीग्राम की सर्विसेज़ को थोड़ा बैन किया हुआ है 3-4 दिन के लिए। तो मैं लेक्चर्स अभी वहाँ पर अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, बट जैसे ही वहाँ से ये बैन सब हटेगा तो मैं वहाँ पर ये सारे लेक्चर्स की जो पीडीएफ है ये मैं वहाँ पर अपलोड कर दूँगी। बट आपको लेक्चर रोज़ देखने हैं, आप कंटिन्यूटी में देखिए, कुछ भी कंपाइल मत कीजिए। और कुछ भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो, लाइक मैं अब देखिए क्या हो रहा है ना, जैसे-जैसे हम क्लासेस में आगे बढ़ते चले जाएँगे, तो जो-जो हमने कंसेप्ट यहाँ पर पढ़े हैं ना, वो जस्ट यूज़ होंगे वहाँ पर। समझ रहे हैं आप? तो आपको ना बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या, इससे पहले कि जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस क्या है आपका। आपको ये सारी की सारी ही टर्म्स बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आपको क्या-क्या कर दिया हमने? हमने अगर आपको ये वाली क्लासेस टॉपिक देखने हैं, आपको जीडीपी, जीएनपी क्या है, तो आप मेरी प्रीवियस क्लासेस में जाइए, आप क्लास नंबर 4 में जाइए, वहाँ मैंने कल ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जीएनपी के बारे में भी, फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। एंड गाइस जो जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है ना, या फिर जो लोग अभी ग्रेजुएशन में हैं, उनके लिए ना ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्लस उन लोगों के लिए भी जो ऑलरेडी साइकिल में हैं, पर कई बार ना कुछ-कुछ कंसेप्ट्स में हमें थोड़ी-सी क्लैरिटी नहीं होती। कहीं-कहीं थोड़े-थोड़े हमारे गैप्स होते हैं, तो आप भी इन वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हैं। एंड जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं सब कुछ अच्छे से मतलब मैं कवर कराने का ट्राई कर रही हूँ। इन लेक्चर्स को देखने के बाद इतना मैं आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ कि आप कोई भी इकोनॉमी की बुक उठाएँगे या फिर आप इकोनॉमी के करंट अफ़ेयर्स को भी उठाएँगे तो आपको चीज़ें समझ में आएँगी। इकोनॉमिक्स क्या है कि इसमें जब तक हमें थोड़ा-सा गाइडेंस ना मिले, तो जिसका इको में बैकग्राउंड नहीं है, लाइक साइंस वाले बच्चे हैं, तो फिर ना इतना क्लैरिटी नहीं आ पाती कॉन्सेप्ट्स के दिमाग में। तो इसीलिए आप ये लेक्चर्स फ़ॉलो कीजिए। इसके बाद हम ट्राई करेंगे, मैं पीवाईक्यूज़ में डालती हूँ अभी, शॉर्ट्स में देखते हैं, पीवाईक्यूज़ को भी कवर करेंगे और हम करंट को भी कवर करेंगे बाद में। बट आपको करंट ना इको की समझ ही नहीं आती, जब तक स्टैटिक पार्ट नहीं होता, जब तक स्टैटिक ही नहीं होगा, स्टैटिक ही नहीं आएगा तो फिर करंट भी समझ नहीं आती है। ऐसा ही है ये यूपीएससी का सिलेबस, है ना? राइट? सो आप ये यहाँ से अच्छे से लेक्चर कवर कीजिए, फिर आपको करंट का पार्ट भी अच्छे से पता चलेगा। ऑलराइट देन, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। आप अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कर लेना, कंपाइल मत करना। ओके देन।